एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपर्णा। आज हम लोग चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एक ब्रीफ देखेंगे और साथ में जो क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं आपके पेपर में, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ देखते हैं चैप्टर का, किस तरीके से आपका चैप्टर जो है शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या किस बारे में बताया। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया है। ऐसे मटेरियल्स जिनको हम यूज़ करते हैं उनको रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल मटेरियल्स बोल दिया है, मतलब कि जो चीज़ें हमको नेचुरली मिलती है। एग्जाम्पल क्या है आपका, बैम्बू हो गया, स्टोन्स हो गए, ये सब क्या है, हमको नेचुरल मटेरियल्स जो मिलता है वो हमारा रिसोर्स कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ह्यूमंस थे, जो आपका हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव हुआ करते थे, वो उस वक्त पे क्या है, खाने पीने के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे। उनको हर हर एक चीज़ें जो रहती थी वो उनको फॉरेस्ट से मिल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा उनका, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया, फार्मिंग स्टार्ट की। अब फार्मिंग अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उनको अपनी फसल की देखभाल के लिए उनको क्या करना पड़ता है, एक जगह पर रहना पड़ता है, एक जगह पर सेटल होना पड़ता है। तो हाउसेस जो थे वो भी पहले पहले वो फॉरेस्ट पे रहते थे, फिर एक जगह पे सेटल होने लग गए, और फिर एक जगह पे जब वो एक जगह पर रहने लगे तो उनको एक के बाद एक उनके साथ में जो फैमिली, जो बाकी के जो लोग थे, वो भी धीरे धीरे वहीं आसपास में ही रहने लग गए। तो जिससे क्या हुआ, एक सेटलमेंट हो गया। जैसे कि आज आज अगर आप देख सकते हैं कि एक जगह पर कोई एक ही इंसान नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, एक पूरी कम्युनिटी रहती है, या पूरा मोहल्ला जो जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे टाइप के आज भी लोग रहते हैं। एजेस, जैसे जैसे एजेस बढ़ी, मतलब टाइम के साथ साथ जो आदि मानव थे उनके पास में नई स्किल्स डेवलप हुई। जैसे कि उन्होंने बेकिंग करना सीखा, पॉट्स को, ठीक है, पॉट्स बनाना सीखा, क्लोथ्स बनाना सीखा, कॉपर के बारे में सीखा, ब्रास के बारे में सीखा। ठीक है, इस तरीके से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बदलती गई। ठीक है, यहाँ पर न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में आपको बताया गया है। और यहाँ पर वो, मतलब उन्होंने अलग अलग स्किल्स जो थी वो उस वक्त पे वो सीख ली थी। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि नेचुरल रिसोर्सेज को ओन कौन करता है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज किसकी है। तो यहाँ पर अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग धारणा बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पर कुछ सोसाइटीज को लगता है कि जो कॉमन रिसोर्स है उसको एक्सप्लॉइट करने का राइट किसी एक इंडिविजुअल को नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो रिसोर्सेस हैं उनको किसी एक के लिए नहीं है, पूरी कम्युनिटी के लिए है, सारी सोसाइटीज के लिए है। कुछ सोसाइटीज को लगता है कि कुछ जो कम्युनिटी के जो हायर जो लोग रहते हैं, सिर्फ वही उस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, और सिर्फ उन्हीं के लिए ये रिसोर्सेज जो है वो बने हुए हैं। कुछ सोसाइटीज में क्या होता है, जो राजा होते हैं, जैसे कि हम लोग के पहले के टाइम पे होता था, जब राजा महाराजा का टाइम चलता था, उस वक्त पे राजा जो रहते थे वो पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, और वो अपनी प्रजा को वो सारी चीजें देते थे, और बदले में उसके टैक्सेस जो है वो लिया करते थे। टाइम के साथ क्या हुआ आपका, टाउन टाउन सिटीज बनने लगे, डेवलप हुई, लार्ज बिल्डिंग्स बनी, और ट्रेड जो है वो बढ़ता गया। लेकिन ये सोसाइटीज में बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। मतलब कि यहाँ पर अब ये सब चीज़ें जब बढ़ी, जब आपका टाउन्स और सिटीज डेवलप हुई, तो ये इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे कि लोग यहाँ पर इक्वल नहीं है, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ी, कास्ट डिफ्रेंसिएशन हुआ, स्लेवरी देखी गई। ठीक है, विमेन के लिए भी यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। अब नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर इसके बाद जो है वो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जहाँ पर फैक्ट्रीज बनी, ताकि गुड्स को लार्ज स्केल में बनाया जा सके। फैक्ट्रीज को वर्क करने के लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ने लगी। अब यही जो रॉ मटेरियल्स है वो हमको रिसोर्सेस के वही यही जो रॉ मटेरियल्स है वही आपका क्या है, रिसोर्सेस है। अब जब हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज की जो मांग थी वो बढ़ने लगी, जिसके बाद नेशंस, जो अलग अलग नेशंस थे, वो नए नए रॉ मटेरियल्स के सोर्सेज ढूंढने लगे। साइंटिस्ट जो थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, उनको उन्होंने वो एक्सपीडिशंस में वो भेजते थे, ताकि वो जहाँ भी जाए तो एक नया सोर्स, रॉ मटेरियल का जो नया सोर्स है उसको ढूंढ सके।
अब ऐसे नेशंस को लगता था कि जो नेचुरल रिसोर्स है उनको पूरे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अब जो रिसोर्स उनकी कंट्री में नहीं है या खत्म हो सकता है, उसके लिए उन्होंने दूसरे कंट्रीज को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया। अब इनमें से कुछ नेशंस ऐसे भी थे जो मानते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज डिवाइन है, और वो उन रिसोर्सेज का यूज इंडस्ट्री या ट्रेड के लिए नहीं करना चाहते थे, जैसे कि ट्राइबल पीपल। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी क्या होने लगा, कन्फ्लिक्ट होने लगा। एक नेशन, एक ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि पूरा का पूरा जो रिसोर्स है उनको वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज कर सके, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि इन रिसोर्सेज का यूज जो है वो नहीं, मतलब इंडस्ट्रीज के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ का इंडस्ट्रीज़ के लिए होगा, मतलब कि जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा पूजनीय है। ठीक है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में से जो लोग वुड निकालते हैं, तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ की जो फॉरेस्ट है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय है, डिवाइन है। अब यहाँ पर से क्लैश ऑफ बिलीफ जो है वो होना स्टार्ट हुआ। कुछ मानते थे कि रिसोर्सेज को इंडस्ट्रीज के लिए यूज करना चाहिए, और कुछ मानते थे कि नहीं करना चाहिए। इसका प्रॉपर आंसर आज तक नहीं मिल पाया। ये कह सकते हैं कि ये क्लैश ऑफ बिलीफ आज तक चल रहा है। 1950s तक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट मानते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल है और कभी खत्म नहीं होंगे। बस रिसोर्सेज बस रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड में अनइवन रिसोर्सेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका सॉल्यूशन उन्होंने ट्रेडिंग से निकाला। 1950s के बाद कुछ लोगों ने ये कहा जाए कि साइंटिस्ट ने देखा कि मतलब साइंटिस्ट ने यहाँ पर देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उन्होंने नोटिस की कि बर्ड की जो चिर्पिंग थी, ठीक है, जो बर्ड्स थे वो जो चहचहाते थे वो उनकी चिर्पिंग जो है वो कम हो गई है, बीस की बजिंग कम हो गई है, और उनकी जो पॉपुलेशन है उनमें तेज़ी से कमी आ रही है। अब इसके बारे में उन्होंने स्टडी की, तो पता चला कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने के से ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर फिर से एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इस चीज़ की फिर से स्टडी की, और उनका कहना था कि नेचुरल वेल्थ है वो काफ़ी वास्ट और कॉम्प्लेक्स वेब है। ठीक है, जो नेचुरल वेल्थ है वो काफ़ी एक बहुत बड़ा वेब, कॉम्प्लेक्स वेब है। अगर किसी एक चीज़ को नुकसान पहुंचता है तो वो पूरे वेब को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तो अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो क्या है, सॉइल पे चला जाता है। अब सॉइल पे चला जाता है तो वो सॉइल है उसमें जो अंदर में जो उस इंसेक्ट्स हैं, मतलब जो अर्थवॉर्म्स वगैरह हैं, उनको भी क्या करेगा, वो इन्फेक्ट करेगा। लेकिन जो अर्थवॉर्म है वो आपका क्या होता है, सैंड के लिए, उस लैंड के लिए जहाँ पर फार्मिंग हो रही है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से वो आपका अर्थवर्म भी अफेक्ट हो जाएगा, और अगर अर्थवर्म अफेक्ट होगा तो यहाँ पर जो ग्रो होगा, जो प्लांट फार्मिंग की जाएगी उसमें भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। अब या फिर एक और आप कर सकते हैं, जब इंसेक्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड्स डाला जाता है तो सॉइल पे वो चला जाता है। अब वाटर के थ्रू वो वापस क्या हो जाता है, राइंस हो जाता है, और राइंस होने के बाद में वो रिवर्स में या पॉन्ड्स में चला जाता है। अब रिवर्स और पॉन्ड्स में आपकी क्या होती है, फिश भी होते हैं। अब वहाँ पर वो उनको इन्फेक्ट करता है, और वो फिश जो है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस भी जो है फिश का कंजप्शन जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे जो साइकिल है, जो एक एक चीज़ अगर कम हो रही है तो पूरा वेब क्या हो रहा है, यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। अगर इसी तरीके से देखेंगे तो एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्टिविटीज़, ये सभी जो है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका पूरा साइंटिस्ट के बारे में यहीं पर आपका यहाँ पर आपको बुक के बारे में बताया है, जिसमें साइलेंट स्प्रिंग जो है रेचल कार्सन की बुक है, जिनमें उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, यही पेस्टिसाइड्स के यूज़ के बारे में। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट। अब वेस्ट क्या होता है, ऐसे अनयूटिलाइज्ड और डिस्कार्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसको या तो हम यूज़ नहीं करते या तो फिर हम उसको यूज़ करने के बाद में फेंक देते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन, मतलब जो हो सकता है कि वो प्रोडक्शन से हो या फिर हमारे कंजप्शन से मिलती हो, ऐसे जो निकलता है यहाँ पर, जो आपका अनयूटिलाइज्ड और डिस्कार्टेड जो कंपोनेंट्स निकलते हैं, उसी को ही वेस्ट कहा जाता है।
एग्जाम्पल है आपका बिस्किट का पैकेट, बिस्किट खाया और पैकेट फेंक दिया। वाटर, जब हम लोग नहाते हैं या कपड़े धोते हैं तो वहाँ से जो वाटर निकलता है वो भी क्या है आपका वेस्ट मटेरियल्स में आता है। ये सभी वेस्ट मटेरियल्स में आ जाते हैं। अब इनमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको ट्रीट करके यूज वापस से यूटिलाइज किया जा सकता है, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको कुछ भी कर लो यूटिलाइज नहीं हो सकते। ऐसे मटेरियल्स जिनको हम यूज कर सकते हैं उनके जिनको हम यूज कर सकते हैं उनके ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान दिया, अभी आज के टाइम पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो अब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले सालों में हमको इससे भी वर्स्ट कंडीशन देखने को मिले। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखिए यहाँ से आपका जो चैप्टर है, जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स क्या होती है, तो ऐसे रिसोर्स जिनके क्रिएशन में ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है, वो नेचुरली ही क्या हुए हैं इस पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो आपका नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स में आएगा, लेकिन अगर कोई ह्यूमंस जो है वो एक पूरे एरिया को फार्मिंग कर रहा है, जैसे कि अब अगर सपोज कर लेते हैं कि मैंगो की फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, मैंगो की फार्मिंग कर रहा है, तो वो फॉरेस्ट में नहीं आएगा या फिर वो आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग करने में ह्यूमंस ने क्या किया है, वहाँ पर हाथ हाथ लगाया है, मीन्स वहाँ पर ह्यूमंस के ह्यूमंस की वजह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, मैंगो की जो ट्रीज है वो यहाँ पर ग्रो हुई हैं। तो ऐसी चीजें जिनको ग्रो होने में या जिनको बनने में ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है, वो आपका नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। अब नेचुरल रिसोर्स जो है उसको अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले तो है आपका, सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पे। अब यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आपका दो टाइप के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस में। एक तो है आपका ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज पे ऐसी चीज़ें आती हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना, वो आपका ऑर्गेनिक रिसोर्सेज पे आएंगी। एग्जाम्पल है आपका वुड, फिश। इसी में आपका कोल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया। क्यों आ जाएंगे कोल, क्योंकि ये भी तो आपका, कोल तो आपका क्या है, मतलब लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऑर्गेनिक में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये कोल जो है वो आपका, उनका वो किससे बनते हैं, वो वुड से बनते हैं, ठीक है, वुड से बनते हैं। और वुड क्या था, वुड कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स में आता है, इसीलिए कोल जो है वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे आ जाते हैं। सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, वो आपका नॉन इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है आपका, लैंड, वाटर, ये सब जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग रिसोर्सेज पे आएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो कैटेगराइज किया गया है वो आपका कि वो कितने रिप्लेनिश हो सकते हैं और कितने नहीं, मतलब कितने वो फिर से हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, फिर से वो वापस से बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इनके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें इसमें भी आपका दो टाइप्स है, एक तो है आपका रिन्यूएबल सोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब देखिए आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पर यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपका आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचुरल प्रोसेस द्वारा खुद से क्या हो जाएंगे, रिप्लेनिश हो जाएंगे, खुद से वापस से बन जाएंगे। ह्यूमंस अगर रिन्यू होने होने का जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसमें अगर कोई इंटरफेयर नहीं करता है, ह्यूमंस अगर इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ही क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक ही वो खुद से क्या हो सकती है, रिन्यू हो सकती हैं। अब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में अब आज के टाइम पे हो चुके हैं कि वो वेस्ट मटेरियल जो है वो फिर से अपने आप में खुद खुद से रिन्यू नहीं हो सकते। क्योंकि खुद से रिन्यू नहीं हो सकते, इसलिए पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। एग्जाम्पल है आपका वाटर, ठीक है, वाटर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉन्ड दिया है जिसमें वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, ठीक है, ये क्या है, आपका वाटर पॉल्यूशन है। अब यहाँ पर
क्योंकि वेस्ट मटेरियल खुद से रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपका बहुत सारी चीज़ों पर अफेक्ट करता है, जैसे कि वाटर साइकिल पर अफेक्ट करता है। वाटर साइकिल जो है वो खुद से रिन्यू हो सकते हैं, वाटर जो है वो आपका क्या होता है, रिन्यू हो जाता है, लेकिन पॉल्यूशन के कारण से जो आज के टाइम पे अगर देखा जाएगा तो कहीं जगह पर पॉल्यूशन, जो वाटर साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पर आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते वो आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब ऐसे रिसोर्सेज को बनने में करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, बनने में क्या लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब नेक्स्ट देखिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज आपका, देखिए रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज बेसिस हैं कई सारे सेक्टर्स के, जैसे कि आपका फार्मिंग हो गया, जिसमें अगर लैंड नहीं होगा तो फार्मिंग नहीं हो सकती, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी अगर रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे या फिर जो पॉल्यूट हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉल्यूशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगा, या हो सकता है ख़त्म ही हो जाए। अगर हमको पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है तो हमको यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है उसको मतलब देख के करना पड़ेगा, हर एक यूटिलाइजेशन जो है उसको हमको ध्यान से करना पड़ेगा। अब देखिए, जो रिसोर्सेस हैं उसको यूज़ हम कर तो सकते हैं, ठीक है, हम आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमको अगर बचाना है उनको तो हमको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का जो सही इस्तेमाल है, सही तरीके से उसको यूज़ करना आना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में भी फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी और सिंक कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर डेवलप किया, जिसका मतलब है कि एनवायरनमेंट के पास में कितनी कैपेसिटी है कि वो पॉल्यूशन को एक सर्टेन लेवल तक रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर उस लेवल से ज़्यादा अगर पॉल्यूशन हो जाता है तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने लगता है। एग्जांपल जैसे कि आपका अगर छोटे मोटे अगर स्मोक निकलता है तो पॉल्यूशन उसको, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो उसको क्या कर लेता है, आसानी से रिन्यू कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि फैक्ट्रीज बन गई हैं तो फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है उसको रिन्यू करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स और भी दिए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब रिसोर्स मैनेजमेंट देखते हैं, अब किस तरीके से हम अपने जो रिसोर्सेस उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपका फोकस ऑन अल्टरनेटिव सोर्सेज। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज है उनको रिप्लेस कर दीजिए। जो हम आज यूज़ करते हैं, जैसे कि हम आज कोल यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी चीज़ों से, ताकि जो कोल है वो क्या रहे, आपका रिसोर्स जो है वो बचा रहे, और बाकी के भी जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर बचे रहें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो इनका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज। अब लॉज जो हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए, नए लॉज बनाने चाहिए, और फैक्ट्रीज के लिए नए लॉज जो हैं वो बनाने चाहिए और स्ट्रिक्टली उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करके हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज उनको बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर एक छोटी सी केस स्टडी दी हुई है जिसके बारे में आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो आपका किस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल से क्वेश्चंस बन जाता है, जैसे कि उनके डेफिनेशंस बन जाते हैं, डिफ्रेंसिएशन नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में आपका क्या क्या डिफरेंस होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका पहला जो क्वेश्चन है, रिसोर्सेज डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर मेड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इम्पोर्ट और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज रिसोर्सेज, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमको रिसोर्सेज को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसे रिसोर्सेज जो कि वाटर रिसोर्सेज पर डिपेंड है वो बताया है।
किस तरीके से आप मैनेजमेंट रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। रिसोर्स डेवलपमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बन सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का अफेक्ट क्या हो रहा है रिन्यूएबल प्रोसेस में, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ सकते हैं। यहाँ पर आपका आज का वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। थैंक यू।